नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं पाशा पटेल, पूर्व चेयरमैन सीएसीपी महाराष्ट्र के, भंवरलाल हैं, सरसों के किसान हैं, संदीप बजोरिया हैं, सीईओ हैं संबिन ग्रुप के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र के किसानों के लिए महाराष्ट्र के बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। ये ऐलान क्या है, ये सबसे पहले आपको बता दें। तो एक जो बड़ा ऐलान है वो ये कि अब 1 रुपये में यहाँ के किसानों को बीमा, फसल बीमा मिलेगा। ये ऐलान आज के बजट में हुआ है। और जो प्रीमियम है, जो बीमा के लिए जो किस्त है, उसका भुगतान सरकार की तरफ से होगा। और फसल बीमा पर महाराष्ट्र सरकार 3,312 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ऐलान ये हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने का ऐलान किया है। मतलब ये कि महाराष्ट्र के किसानों को अब 12,000 रुपये सालाना मिलेगा। 6,000 रुपये केंद्र की तरफ से और 6,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से, ये ऐलान किया गया है। और धान किसानों को प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की मदद दी जाएगी। तो ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण ऐलान हैं। और पाशा पटेल जी चूँकि महाराष्ट्र सीएसीपी के चेयरमैन रहे हैं, महाराष्ट्र में किसानों के बीच लगातार रहते हैं। तो पाशा पटेल जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही, फसल बीमा को लेकर के जो ये ऐलान किया गया है कि 1 रुपये में बीमा मिल जाएगा, इसका क्या मतलब है? ऐसा कितना फायदा होगा इसका? 2% पहले प्रीमियम हमको भरना पड़ता था, लेकिन वो जो छोटा किसान है ना, वो सीड में और फर्टिलाइजर में, सोइंग में परेशान रहता था। वो इसके लिए, इंश्योरेंस के लिए वो पैसे जुटाना उसको मुश्किल होता था। अब क्या है कि नहीं के बराबर है, 1 रुपया है सिर्फ, इसलिए 100% सारा प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार भरेगी। इसलिए किसान एक बारे में तो निश्चिंत हो गया, वो ये है कि 1 रुपये में हमको प्रीमियम भरने का काम हो जाएगा। सबसे बड़ा ये फायदा इस बजट में किसानों को होने वाला है। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात हो गई कि किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये भारत सरकार जो देती थी, अब राज्य सरकार फिर अपने 6,000 दे के 12,000 रुपये देने वाली है। 6,900 करोड़ रुपए इस स्कीम पे सरकार खर्चने वाली है। आज का बजट देखने के बाद ना, जलयुक्त शिवार फिर से आया है महाराष्ट्र में, यानी अब पानी कम दिन में ज्यादा बारिश आके जाने वाली है। तो अब हम किसान ये बोलेंगे कि बारिश कितनी भी आओ, कभी भी आओ, कैसे भी आओ, साल भर का पानी हम इकट्ठा करेंगे। अच्छा। जलयुक्त शिवार के माध्यम से काम होने वाला है। तो इस बजट में बहुत, और दूसरी एक अच्छी एक आपको बात बताता हूँ कि पहली बार बांस में क्लस्टर मंजूर किया है महाराष्ट्र सरकार ने। अच्छा। वो भी मेरे गांव में, मेरे संस्था में। क्या बात है सर? हाँ, तो बांस का देश का पहला बाम्बू का फर्नीचर क्लस्टर इस बजट में घोषित किया गया है। ये भी हमको बड़ी खुशी। वो भी आपके गांव में सर? मेरे संस्था में, मेरे गांव में। कमाल है। तो पार्टी कब दे रहे हैं सर फिर आप? जी, आप जब बोले तब। नहीं, बिल्कुल सर, ये अच्छे ऐलान है। अच्छा, एक सवाल पाशा पटेल जी आपसे मेरा ये होगा कि ये जो धान की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये देने की बात कही गई है, इसको जरा डिटेल में समझाइए कि ये मदद कैसे मिलेगी। देखिए, देश में सबसे अगर गरीबी हालत में कम इनकम वाला अगर कौन सा किसान है तो वो प्याड़ी वाला है। प्याड़ी के किसान को कुछ पैसे मिलते ही नहीं, खाने की चीजों के रेट सरकार कभी बढ़ाती ही नहीं। और ज्वार और बाजरा और गेहूं और चावल ये हमेशा इसके रेट कम रहते हैं, और बढ़ते भी कैसे 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपए के हिसाब से बढ़ते हैं। तो ऐसी सूरत में 1 हेक्टर को 15,000 रुपये जब सरकार देती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बाजार में रेट कुछ भी रहो यार, हमारे जेब से तुम्हारे जेब में हम 15,000 रुपये हेक्टर में डालेंगे। कीमत तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन कीमत बढ़ाने की कुछ प्रॉब्लम होते हैं। उसके बावजूद तो बैक एंड
अगर सब्सिडी अगर कहा जाए तो ये 15,000 रुपये है, और इससे धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। क्यों तो सबसे ज्यादा परेशान देश में अगर कोई है तो धान वाला है, और वो धान वाले को इस तरह की मदद सरकार दे रही है। इसके लिए मैं देवेंद्र फडणवीस जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि धान के किसानों को ध्यान दिया है। ठीक है सर, आप बने रहे पाशा पटेल जी। एक दूसरी खबर भी है और वो खबर भी आपसे जुड़ी हुई है। खबर ये है कि बेशक किसानों के लिए बड़े ऐलान महाराष्ट्र में हुए हैं, लेकिन देश में सरसों किसानों को लेकर के चिंता थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि सरसों के दाम एमएसपी से नीचे आए हैं। और आप देखिए कि पिछली बार 8,000 रुपये के ऊपर सरसों बिका था, लेकिन इस बार किसानों को एमएसपी भी मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि और जब 8,000 के ऊपर दाम गए थे तो किसानों ने जमकर सरसों की खेती की थी, लेकिन उसके उलट 5100 के आसपास ही भाव यहाँ पर मिल पा रहा है, जबकि 5450 की एमएसपी है। हमारे साथ संदीप बजोरिया हैं इस पर बात करने के लिए, भंवरलाल हैं, सरसों के किसान हैं, और पाशा पटेल जी तो हैं ही। तो पहला सवाल मेरा किसान से ही होगा, किसान इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? भंवरलाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा सर कि अभी आप जब सरसों बेचने जा रहे हैं मंडी में, तो क्या भाव आपको मिल रहा है? जी सर, अभी 5100 5,051 मिल रहा है सर। बेच रहे हैं या रोक के रख रहे हैं अभी? नहीं सर, जरूरत है, हमारी जरूरत है किसानों की सब, हम रोक नहीं सकते। मजबूरी है, मजबूरियां है, घर का खर्च, मजबूरियां है, खाद के बीज के पैसे देने हैं, कहीं उधार चल रहे हैं, 24% ब्याज लग रहा है, तो उसको ब्याज बन कई खर्चे हैं। आपको क्या भाव मिल जाए जिससे आपको लगे कि हाँ ये अच्छा भाव मिल रहा है? कम से कम अच्छा, लगभग कम से कम 7,000 के लगभग 75,000 के लगभग तो किसान ठीक है, जहाँ तक ठीक है, थोड़ा बहुत मुनाफा मिल सकता है। 7,000? 7,000 7,500 7500। अच्छा, संदीप बजोरिया भी हमारे साथ हैं। संदीप जी, अभी तो 5100 के आसपास का भाव है और किसान कह रहे हैं कि 7,000 से ऊपर का भाव मिलेगा तब उन्हें ठीक ठाक मुनाफा होगा। इसकी गुंजाइश आपको दिख रही है क्या? देखिए, आज के माहौल में तो गुंजाइश बड़ी डिफरेंट लग रही है, बिकॉज फॉरेन मार्केट जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से इंडिया में इंपोर्ट की पैरिटी है, तो इतना दाम किसान को मिलना बड़ा डिफिकल्ट है। और अब की बार तो हम यही चाह रहे हैं कि सपोर्ट प्राइस मिनिमम किसान को मिल जाए। ऊपर में जितना मिले अच्छा है, 10% 20% वो तो खुशी की बात है, लेकिन ये मिलना पहले इंश्योर करने की जरूरत है। और ये पहले इंश्योर करने के लिए हमें गवर्नमेंट 2 तरीके से उसको इंश्योर कर सकती है। एक तो भाई मस्त नाफेड को बोले कम से कम 20 लाख टन प्रोक्योर करे सरसों, और जल्दी स्टार्ट करे प्रोक्योरमेंट। अभी वो एंड मार्च में करेंगे, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा जब करेंगे, तो उतना लेट करके मतलब नहीं है। दूसरी बात, इनपुट ड्यूटी में जो पामोलिन है उसको रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाले, या आरबीडी ओलिन की जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी ड्यूटी को अभी जो है उससे 5% बढ़ाए। तो ये दोनों बातों में से एक बात गवर्नमेंट को, या दोनों बातें साथ में करने की जरूरत है। तो इससे किसानों को एमएसपी मेरे ख्याल से इंश्योर हो जाएगी, किसान भी खुश रहेंगे। नाफेड के पास 20 लाख टन सरसों आ जाएगी, तो आगे एल नीनो को लेके, वेदर को लेके कोई इशू होता है तो हमारे पास एक बफर स्टॉक हो जाएगा सीड का, तो वो भी आगे के लिए भी एक, जब वेदर अनसर्टन होता है ना, तो कुछ ना कुछ स्टॉक हमारे पास पड़ा होने से हमारे माइंड में एक रिलीफ रहती है, तो वो बात भी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें हैं। और इसके ऊपर में गवर्नमेंट और करना चाहे तो वो क्रूड ऑयल की भी ड्यूटी सब 5% बढ़ा सकती है, और रिफाइंड ऑयल की ड्यूटी 10% बढ़ा सकती है। तो ये 3 चीजें गवर्नमेंट के सामने है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली इस पे विचार हो रहा है और होना चाहिए, और डिसीजन इमीडिएट आना चाहिए अगले 8 दिनों में। तो इसका ग्राउंड लेवल पे इफेक्ट आएगा, ये महसूस होगा कि भाई सरकार कंज्यूमर के साथ में तो है, लेकिन किसानों के साथ में भी है, और दोनों का समन्वय करा के चलती है, और इंडस्ट्री को भी बचाव कर रही है। तो आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ड्यूटी वाला डिसीजन आना चाहिए ताकि मंडियों में और भाव ना गिरे। पाशा पटेल जी, आप तो किसानों के नेता हैं सर, आपके किसान को एमएसपी से कम भाव मिल रहा है, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, हमने ये जो कॉमर्स मिनिस्टर है ना, पीयूष गोयल साहब को देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से हमने एक विनती की है कि 5-5.5% क्रूड पे ड्यूटी है। ये ड्यूटी अगर 25-30% अगर हो गई तो सोयाबीन वाला बचेगा। लेकिन आज मुझे ये सरसों का देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि इसमें राजस्थान के जो मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, तो इस साल राजस्थान में बहुत बड़ा क्रॉप आया है। तो आज मैं दिल्ली में हूँ और आज या कल मैं गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने वाला हूँ। सोयाबीन का किसान और सरसों का किसान दोनों मिलके अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री को अगर रिक्वेस्ट करेंगे
तो 5.5% ड्यूटी के बजाय अगर समझो 15-20% ड्यूटी अगर हो जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं ये जो आप जो किसान की बात की कि कम से कम 7,000 रुपये, तो महाराष्ट्र का भी किसान 7,000 रुपये मिलेगा, इसलिए 2 साल से सोयाबीन रोक के रखा है। और राजस्थान में शायद किसानों की हालत ठीक नहीं होंगी, इसलिए वो अपने घर पे स्टॉक नहीं कर सकेगा, लेकिन महाराष्ट्र का किसान तो ये कर रहा है। तो आज हम सरसों के और सोयाबीन के दोनों भी किसान नेता जो है, हम आजकल 2 दिन में हम पीयूष गोयल सबको मिलने की कोशिश करेंगे। और अगर ये जैसा कहा जा रहा है कि जब तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेंगे नहीं तब तक बाजार में तेल के दाम बढ़ेंगे नहीं, तेल के दाम तक जब बढ़ेंगे नहीं तो ऑयल सरसों हो या सोयाबीन हो, इसके रेट बढ़ेंगे नहीं। ये तो सही है। तो 2 साल से महाराष्ट्र का किसान मृत्युंजय जी अपने घर में रोक के रखा है सोयाबीन, वो बेचने को तैयार नहीं है। क्यों? तो 10-11 हजार 2 साल पहले 10-11 हजार उसने लिया है, अब वो 5,000 से और 5200 से बेचने, 5,100 5,200 से बेचने के लिए वो तैयार नहीं है। वो बोलता है कि भूखा रहूंगा लेकिन बेचूंगा नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बात हम दिल्ली में रहने की वजह से हम मिलेंगे, बताएंगे, और अगर ये होगा तो ठीक है, वरना फिर तो किसान तो परेशान है। मतलब ठीक वक्त पे मैंने आपको जोड़ लिया इंटरव्यू में, आप दिल्ली में हैं और आप कह रहे हैं कि अभी आपको जानकारी मिली है हमारे माध्यम से मस्टर्ड को लेकर, तो आप ये बात पहुंचाएंगे। देखिए भंवरलाल जी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए भंवरलाल जी, आपकी बात बहुत सही व्यक्ति तक पहुंची है और सही वक्त में पहुंची है, और ये बात ऊपर तक भी पहुंचेगी। अब जरा एक बात बताइए भंवरलाल जी, ये तो ठीक है कि सरकार अपने लेवल से हालांकि प्रयास कर भी रही है कि आपको अच्छा भाव मिले, उसमें कुछ और कदम उठाए जाएंगे, लेकिन आप जरा हमें ये बताएं कि आपकी फसल कैसी है इस बार? अच्छी फसल है मस्टर्ड की? जी सर, आपकी बार हमें ताला पड़ा सर, ताला पड़ा सर। अच्छा, तो नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान है, रकबा तो बहुत ज्यादा है सरसों का, लेकिन जो बेचक है गत वर्ष कम से कम 25-30% कम बेच रही है प्रति बीघा। उत्पादन कम होगा आप ये कह रहे हैं? जी सर, ताला पड़ा है। हाँ जी सर, रकबा तो ज्यादा आ रहा है बुआई का, लेकिन जो बेचक है वो कम आ रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि डैमेज है, पाकिस्तान में ज्यादा पाला पड़ा है। ओके। अच्छा संदीप जी, ये कह रहे हैं कि डैमेज है क्रॉप को, तो तब तो दाम वैसे भी बढ़ जाने चाहिए थे सर मंडियों में, ऐसा क्यों हो रहा है कि दाम गिर रहे हैं? जनाब डैमेज है, पहले क्रॉप 115-20 लाख टन की सोच रहे थे, जो लास्ट ईयर 100-105 थी। हाँ, अभी ये जनाब जो कह रहे हैं उसके हिसाब से हमारा अनुमान है कि जो लास्ट ईयर जितनी आ जाएगी 100-105, अच्छा, तो वो एक्सेस जो 10-15 लाख होने वाली थी वो नहीं होगी। तो लेकिन 100-105 को भी संभालना मुश्किल है उसके लिए भी, बिकॉज लास्ट ईयर तेल के दाम, जब ये सरसों की फसल आई थी फरवरी मार्च में अप्रैल में, तो तेल के दाम 1800 से 2100 डॉलर थे उस समय, जो आज दाम चल रहे हैं 1000, 1100, 1200 डॉलर। तो उस समय तो वो फसल अपने आप निकल गई आगे, सपोर्ट प्राइस मिल गया, जोरों में क्रशिंग हो गई, बिकॉज फॉरेन के दाम ही इतने ऊंचे थे कि वेज ऑयल का प्राइस लेवल ऑलरेडी इंडिया में बहुत अच्छा था। लेकिन ये साल जब दाम नीचे हो गए, लास्ट ईयर से दाम आप समझ के चलिए 40% कम है, 50% कम है, तो मुश्किल हो रही है कि लास्ट ईयर जितनी फसल को भी उचित दाम किसान को मिले, ये एक चैलेंज बना हुआ है। अनुज जी, अब जरा ये बताइए सर कि आज शाम के लिए गोल्ड में, सिल्वर में क्या किया जाए? कुछ रिकवरी दिख रही है? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा हमने पिछले एक हफ्ते में थोड़ी बड़ी गिरावट देखी थी, हालांकि अगर हम देखें तो अब थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, मगर फिलहाल अभी सिल्वर के मुकाबले गोल्ड में मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो सैलोन राइस का मार्केट रहेगा, जैसे हमने कल भी देखा था मार्केट सैलोन राइस में था। तो अगर 55,150 55,200 के आसपास के लेवल मिले तो बिकवाली का ट्रेड लें, 55,550 का स्टॉप लॉस लगाएं, 54,800 के लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 54,800 के लेवल मिले तो वहां अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। बट अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो करीबन 61,500 के आसपास सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर 62,300 62,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक छोटे दायरे का कारोबार यहाँ पर देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि जहां पर गोल्ड में बिकवाली रहेगी तो सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है अनिल का, पूछिए अनिल जी। जी नमस्कार। नमस्कार। 2020 में सोने में एक सप्ताह में 6,000 की मंदी आई थी, इस बार अभी 5,000 की तेजी इस मार्च महीने में बन जाएगी सोने में? बताइए माल्या जी, क्या तेजी बनेगी गोल्ड में भी? सर 2020 में सिचुएशन काफी अनसर्टन था और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स थे, कोविड वाला सिचुएशन था। 2022 और 2023 में सिचुएशंस पूरे चेंज हो गए हैं।
अनएक्सपेक्टेड और जितनी अनसर्टेनिटी 2020 में थी वो 2023 में नहीं है। तो आपको एक ही महीने में 6000 से 5000 का मुंह दिखना मुश्किल है। हाल फिलहाल में अगर आप देखिए गोल्ड में थोड़ा सा जो रुख है वो नीचे की तरफ का रहेगा। मेरे ख्याल से 54,200 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है। तो गोल्ड एज अ काउंटर में आपको वीकनेस मेरे ख्याल से आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिल सकता है। अगला सवाल अजय का है, पूछिए अजय जी। अजय सर नमस्कार, मैं अजय इंदौर से बोल रहा हूँ। जी जी बोलें सर। क्रूड के ऊपर मेरा सवाल है, 6285 पे सेल किए मैंने। 6285 पे आपने सेल किया है? हाँ। अच्छा ओके, अभी मार्केट है 6317। तो अनुज जी क्या करना चाहिए इनको? देखिए क्रूड के अंदर कल हमने इन्वेंट्री देखी थी, बढ़कर आई थी इन्वेंट्री यूएस की, जो कि थोड़ा सा एक नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। मुझे लगता है कि क्रूड में अगेन आपको एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो ऊपर में 6350 के आसपास के लेवल्स हैं, तो आप बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि इनकी सेल की पोजीशन है, तो मेरी सलाह है कि ये अभी होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे प्राइस करीबन 6200 से लेकर 6100 तक आ सकते हैं, तो वहां पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल विजय का है, हरियाणा से है हमारे साथ। पूछिए विजय जी। हाँ जी सर, मेरा अनुज सर से सवाल है जी। मेरा ना 6315 पे क्रूड अभी मैंने 2 लॉट सेल किए हैं जी, मैं क्या करूं? 6315 पे आपने 2 लॉट सेल किया है? हाँ जी। अभी है 6319। तो बताइए सर क्या करें अनुज जी? देखिए हमें लगता है कि होल्ड करना चाहिए, क्योंकि सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव, और आज यूएस का चाइना का डेटा भी आया था जो कि थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेट कर रहा था। हमें लगता है कि नीचे 6200 6100 तक के लेवल आ सकते हैं, तो वहां पर 6200 के आसपास से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। पंकज है हमारे साथ, नेक्स्ट कॉलर आगरा से। पूछिए पंकज जी। आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। पूछिए। बताएं सर, करंट रेट पर सिल्वर में क्या करना चाहिए, सिल्वर पर राय चाहिए। ताजा भाव पर चांदी में क्या करना चाहिए? 61,900 का लेवल है चांदी का। प्रथमेश जी, बहुत गिरावट आ चुकी है पिछले 2-3 दिनों में। क्या अब ये लेवल आपको बाइंग के लिए ठीक लग रहा है या थोड़ा वेट करें अभी? बाइंग के हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे ठीक नहीं है रिस्क रिवॉर्ड। मेरे ख्याल से अगर आप डे ट्रेड, अगर आज का शाम का सेशन देख रहे हैं, तो फिर गिरावट और जारी रह सकती है। 60,925 तक गिरावट रहेगी। इनका ट्रेड जो है 61,930 पे मे वायदा बेचने की सलाह रहेगी। 62,600 का स्टॉप रहेगा। टारगेट 60,925 के लिए रहेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉलर जेठा भाई हैं गुजरात से। पूछिए। हेलो जी जी पूछें। हाँ, चना ऊपर क्या हो गया? हमने एमएसपी से नीचे खरीदी चल रही है हमारे। हाँ, तो क्या जानना चाह रहे हैं आप? चने के बारे में आप चलिए ओवरऑल जानना चाह रहे होंगे। अनुज जी क्या लगता है चने का भविष्य? देखिए चने का डेफिनेटली जो प्राइस है वो एमएसपी के नीचे चल रहा है, और हमने इस बार क्रॉप भी अच्छी देखी है। बट यहाँ पे एक चेंजेस है, वेदर जिस तरीके से टर्न अराउंड हो रहा है, तो हमें लगता है कि जो फसल इस समय रेडी हैं उनमें थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉप में जो सिचुएशन है वो थोड़ी खराब हो सकती है। जैसे हम बात करें गेहूं की और चने की, तो मुझे लगता है कि अब जो प्राइस आ रहे हैं ये काफी लोअर लेवल से, यहाँ से ज्यादा मैं मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि चने में और गेहूं में आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास चने की पोजीशन है, मुझे लगता है कि इनको यहाँ से होल्ड करना चाहिए। ठीक है, ओके चलिए, शुक्रिया अनुज जी आपका और माल्या जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहां पर ट्रेड के मौके बनेंगे। लेकिन हॉलमार्किंग को लेकर इस वक्त काफ़ी चर्चा हो रही है, हॉलमार्किंग के नियमों को लेकर बहुत बातचीत हो रही है। तो हॉलमार्किंग पर दिग्गजों की क्या राय है? जो नई बातचीत हो रही है, जो नए नियम बनाए जा रहे हैं, उस पर दिग्गज क्या सोचते हैं? कुछ दिग्गजों से बात की है जी बिजनेस संवाददाता सौरभ पांडे ने। आइए आपको सुनाते हैं। हॉल मार्किंग जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज के डेट में उभर कर आ रहा है। काफ़ी मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहा है। आपका उन डेवलपमेंट को लेकर क्या इम्पैक्ट? आज भी हर रिटेलर के पास 20 to 25% यानी 20 से 25% माल अभी भी पुराने हॉल मार्किंग का है। छोटे छोटे शहरों के अंदर भी ऐसा माहौल बना हुआ है और बहुत स्ट्रेस के अंदर है। इतने फ़ोन राजस्थान से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, जहाँ पर हॉल मार्किंग सेंटर इतने दूर हैं कि उनको अपने खुद का स्टॉक लेकर जाके निकालना, अपना पूरे अगर 10 किलो किसी के पास स्टॉक है, उसके अंदर 2-2.5 किलो माल है, तो उसको चेक कर रहे हैं आई ग्लास से अपने स्टाफ, और उसको निकाल कर अपने बैग के अंदर उठा के काफ़ी किलोमीटर ट्रैवल करना एक बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है ये 1 महीने के अंदर करने के लिए नामुमकिन है रिटेलर्स के लिए, और उन्हें और भी अगर ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन कम से कम इसे जून तक लेकर जाना चाहिए। क्योंकि अगर जून तक लेकर जाएंगे तो जो 25% माल है और जो 3 लाख ज्वेलर्स हैं, वो एक साथ जब पूरे तादाद में हॉल मार्किंग सेंटर के पास जाएंगे,
एक पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए भी हॉलमार्क करना, और ट्रैवल करना इसके साथ बहुत मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से ये कंज्यूमर के लिए सही है, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन थोड़ी क्वेश्चन या लोगों के मन में दुविधा यह है कि क्या सिर्फ 1 महीने का समय पर्याप्त है। तो कई सारे एसोसिएशन ने सरकार को पत्र भी लिखा है कि इसको 1 महीने से और 2-3 महीना आगे किया जाए, क्योंकि एकदम से बहुत सारे पीसेस हॉलमार्किंग में चले जाएंगे तो शायद दिक्कत हो सकती है। तो ये सरकार और BIS सही इसका निर्णय लेंगी, लेकिन HOID सिर्फ अलाउ करना आई थिंक कंज्यूमर्स और इंडस्ट्री दोनों के लिए अच्छी बात है। एज ए ज्वेलरी इंडस्ट्री उसका वेलकम करते हैं। नो डाउट काफ़ी समय सरकार ने दिया है और अब सरकार को चाहिए, सरकार के साथ में हमें मिल के इसको 100% हर जगह पे करना चाहिए। लोगों को ऐसा भ्रम है, मेरे हिसाब से HOID 6 डिजिट का होने के बाद में लोगों के बिजनेस, जो प्योरिटी का ऑलवेज भी इश्यू रहता था कि प्योरिटी में कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं होता है, तो अब HOID 6 डिजिट का होने के बाद में छोटे ज्वेलर्स हो या बड़े शोरूम हो या कोई भी हो, सेम प्योरिटी का माल आपको कहीं पे भी मिलेगा। इससे छोटे ज्वेलर्स का बिजनेस और बढ़ेगा, ना कि उनका बिजनेस को कोई खतरा है। तो मेरे हिसाब से सरकार का इस सर्कुलर को वेलकम करना चाहिए।